अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 बजे में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज कौन से टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आज ज़रा हम महतात होकर बात करने वाले हैं। क्यों महतात होकर बात कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। शाम तक ये खबरें गर्दिश में थीं कि जी शायद वो दस्तखत ना करें, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी उनसे रिक्वेस्ट की है, रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी कहा है, जर्नलिस्ट चूँकि मुजाहरे कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस पर दस्तखत ना हो। लेकिन फिर हमने देखा कि इस पर सिग्नेचर्स कर दिए गए हैं, साइन कर दिए गए हैं, इसकी तौसीक कर दी गई है सदर मुमलिकत की जानिब से। और बहुत सारी चीज़ें जो आप सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, इस एक्ट में इसके ज़ुमरे में आ सकती हैं, और उस पर बहुत सारे लोग जो हैं, अगर हुकूमत चाहे तो उनको सज़ा भी दी जा सकती है और उन पर जुर्माना भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आज हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे होंगे। बात वही कि बड़ा मोहतात होकर डिस्कस कर रहे होंगे। और साथ ही साथ जी हम आपको एक खबर दे रहे होंगे। नैब के हवाले से कहा यह जा रहा है कि नैब ने मलिक रियाज की हवालगी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात से राबिता कर लिया है। ये वो खबर है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जी ये कह तो दिया गया है कि हवालगी के लिए हम बात करेंगे, लेकिन ये किया नहीं जाएगा। इसके पीछे वजूहात क्या हैं वो हम अक्सर अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते भी रहते हैं, आज भी डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन अब जब ये कर लिया गया है तो वहाँ से क्या इसका रद्द अमल आ सकता है, इसको लेकर भी बहुत सारी चमगोइयाँ हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। और जी प्रोग्राम में आज मेरे साथ कौन हैं? शहजाद अनवर फारूकी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ रफ़ीक साहब हमारे साथ स्टूडियो में आप देख सकते हैं तशरीफ़ रखते हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो ही में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर नईम मलिक साहब। और स्टूडियो में डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। वैसे मुझे आज आप सबके चेहरे जो हैं वो बड़े संजीदा दिखाई दे रहे हैं, और पहले वाली वो जो एक मुस्कुराहट होती थी जुमाइनी सी, वो कम कम दिखाई दे रही है। अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, मैं पूछना चाह रही हूँ कि कहीं आप ये पैका एक्ट की वजह से तो नहीं इतने संजीदा होकर बैठे हुए सर आज? बहुत शुक्रिया आसमा इकबाल साहब, सच्ची बात है, संजीदा होने की भी ज़रूरत है। देखें, बज़ाहिर तो ये पीका एक्ट में तरमीमी एक्ट है, लेकिन तरमीमी एक्ट नहीं है। ये 15 सफ़ात पर एक नया जो है वो ऑर्डिनेंस बनाया गया, और इसके तहत 3 इदारे बनेंगे। एक तो है ये साइबर क्राइम एजेंसी टाइप चीज़ बनेगी, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, और एक जनाब अली वो ट्रिब्यूनल होगा जो लोगों को सजाएं देगा। ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, जब कोई रजिस्टर कराएगा उसको कहेंगे 5 लाख दो, 10 लाख दो, 20 लाख दो, तुम्हारे इतने लोग सब्सक्राइबर हैं, लिहाजा तुम इतने पैसे दो। लेकिन इसके जो अंदर जो यूँ समझे कि छुपा हुआ सांप है, उसका लोगों को अंदाज़ा नहीं है। मसलन मलक रियाज के साहब के बारे में आज आप बात नहीं कर सकते, इसलिए कि मलक रियाज साहब की सोसाइटी का तमाम काम कारोबारी था, और इस एक्ट में लिखा है किसी आदमी के कारोबारी काम के बारे में आप गुफ्तगू करेंगे तो आपको जो है वो सज़ा होगी, 20 लाख रुपया जुर्माना होगा, 3 साल कैद जाएंगे। एक आदमी गोभी बेच रहा है, और ये कहा जाता है कि बाज़ इलाकों में गोभी गंदे पानी से, या जहाँ फुजला होता है, यहाँ इंडस्ट्रीज़ का तेज़ाब आता है, बड़ी बड़ी अच्छी पैदा जाती है वहाँ से। तो आप कहते हैं ये जो गोभी बेच रहा है इस गंदे पानी के मुजरे से, वो आपके खिलाफ केस करके आपको सज़ा भी दे सकता है, आप 3 साल जेल भी भुगतेंगे। इस तरह आप साकिब निसार का आप नाम नहीं ले सकते कि अदलिया के साबका और मौजूदा रुकन के बारे में आप बात नहीं कर सकते। आप काजी फायजीसा साहब के बारे में बात नहीं कर, आप करेंगे तो आप 20 लाख जुर्माना और 3 साल कह दे आपको। यही प्रोग्राम टीवी का जब जाएगा, पहले आपको पेमरा पूछेगा, उसके बाद जनाब साइबर जिन लोगों ने ये नाफिज करवाया है उनका तो नाम नहीं ले रहे। गोभी वाले का आपने कह दिया, साकिब निसार का आपने कह दिया, मलिक साहब का आपने कह दिया, जिनकी वजह से हुआ है उनका भी नाम ले देना सर। उन्होंने लिखा है कि कौमी असम्बली के अरकान, सूबाई असम्बली के अरकान, अदलिया के अरकान, अफवाज पाकिस्तान के अरकान, सिविल सोसाइटी के अरकान, ताजर जायज़ काम करने, उन्होंने भी लपेट के एक ऐसी चीज़ कर दी है कि अब कोई बंदा भी अगर बात करेगा और उसका असर रसूख है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में वही एजेंसी आपको पकड़ेगी, वही तहकीक करेगी, वही सज़ा देगी, आप 3 साल जेल में पड़ेंगे, फिर वापस जा आएंगे, फिर नया आपका केस बनेगा। देखें, कानून को अब इसमें कहा हद तक इज़्ज़त भी है, तौहीन भी है। हद तक इज़्ज़त के 4 कानून पहले से मौजूद हैं, जिसमें आपको क्रिमिनल भी है, सिविल भी है। हद तक इज़्ज़त का कानून भी मौजूद है, डेफर्मेशन का आप देखें 1857। देखें, इसका मतलब है कि इस पीका एक्ट के बाद ताज़ीरात पाकिस्तान को कतई तौर पे ख़त्म कर देना चाहिए। कोई दुनिया का एक सेगमेंट ऐसा नहीं रहेगा जिसमें शामिल नहीं किया गया। और इसके तहत क्या होगा? देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
कि लोगों को और गुलामों को आज़ाद करो, और बाद साहबा ने कहा कि गुलामों को आज़ाद क्यों करें, उनका गुलाम तुम्हारे खिलाफ साजिश करेगा। जब आप लोगों पे पाबंदियां लगाओगे, गुलाम बनाओगे, वो आपके खिलाफ साजिश करेंगे। सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने, मैं एक लम्हा, वहाँ के लोगों ने सद्दाम हुसैन के लोगों पे पाबंदी थी, लिहाजा अमेरिका के आउट बन गए। आप देखें कि लीबिया में क्या हुआ, लीबिया में कद्दाफी ने पाबंदियां लगाई, लोग अमेरिका के टाउट बने। आप लोगों को आज़ादियां दें, आपके मुंह पे बात करेंगे, बात रुक जाएगी। जब साजिश करेंगे वो खतरनाक होगा, मुल्क के लिए होगा, कौम के लिए होगा, और ये बहुत बड़ा नुकसान का बायस बनेगा। ठीक है, यानी आपका फरमाना ये है कि ये सिर्फ सहाफ़ियों के लिए नहीं है कि उस पर ये फ़िक्रमंद हों या परेशान हों, ये तमाम ही तबकात के लिए है कि इस पर सोचें कि ये हुआ क्या है उनके साथ। शहजाद साहब, वैसे बता दें आपके साथ क्या हुआ है, आप आज थोड़ा मोहतात होकर कर रहे हैं सर गुफ्तगू, या नहीं रोज़ की तरह बात हो रही होगी आपसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। मैं असल में इतनी देर से वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हालांकि मुझे कभी याद नहीं आया, लेकिन आज मुझे बड़ी शिद्दत से वो याद आ रहे हैं। उन्होंने एक एहतजाज का एक कोई आवाज़, एक साउंड कोई थी, पता नहीं ऊ करके या कोई इस तरह की थी। मैं वो साउंड याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ अब मंजूर हो गया है और सदर ममलकत ने जिस पे साइन किए हैं, उसके बाद वो सिर्फ यही रह गया है कि इसमें ऊ करने पर भी आपको 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। और मुझे अभी पता नहीं है, वैसे हो सकता है ऊ भी शामिल हो गया हो। मेरी बात सुनने के बाद अगर शामिल हो गया तो मैं बाकी दोस्तों से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बात सिंपल सी है। अभी डॉक्टर साहब थोड़ा सा हुक्मरानों को डराने की कोशिश कर रहे थे कि जी आप अगर गुलाम बनाएंगे, लोगों पर पाबंदियाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, आपके खिलाफ उठ खड़े होंगे लोग। बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने ये आज से फैसला कर लिया है, मेरे सारे दोस्त चाहे मुझसे नाराज़ हों, मैं आज से हुक्मरानों के साथ हूँ। मैं उन लोगों के साथ हूँ जिन्होंने ये कानून लाया है, और मेरी नज़र में ये कानून बहुत अच्छा है। इस कानून के खौफ से तो नहीं कह रहे आप शहजाद साहब? अगर डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि इससे लोगों के अंदर कोई गुस्सा पैदा हो सकता है, कोई जज्बात पैदा हो सकते हैं, जिसके नतीजे में कुछ अच्छा हो सकता है, तो मेरे ख्याल में फिर मुझे इस कोशिश का साथ देना चाहिए। अमल अंगेज़ के तौर पे इसको ज़्यादा तेज़ करना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो इतने गुस्से में आ जाएं कि इस हवाले से बात हो सके, वगरना अब बात करने की गुंजाइश नहीं है। और जिन मुआशरों में आप बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मैं सोच में पड़ गया हूँ कि हम इस्लामी हैं, क्या हम जमहूरी हैं? पाकिस्तान का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं बहुत माजरत खां, आज मैं बहुत रंजीदा हूँ और दिल गिरफ्ता हूँ कि हम किधर जा रहे हैं, दुनिया किधर जा रही है। यहाँ पे वो जो एक्स का मालिक है वो कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया को जो है वो इंटरनेट की फैसिलिटी देने जा रहा हूँ। इधर चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए दुनिया में एक नई तब्दीली लाए हैं, और हम लोगों को पत्थरों और गारों के ज़माने में धकेलना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी अकलों पर पत्थर पड़ गए हैं। ठीक है, तो आप अफसुर्दा हैं, आप इस बिल पर no words, मेरे पास अल्फाज नहीं। ठीक है जी। काशिफ साहब, आपके पास तो बड़े सारे अल्फाज हैं मेरे ख्याल में आज भी कहने को, लेकिन जरा सोच समझ के सर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अस्मा, हमने कोशिश की कि ऐसा रास्ता लें कि हमें ना एहतजाज की तरफ जाना पड़े, ना तहरीक की तरफ जाना पड़े, और मुल्क में जो पहले सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको में इजाफा ना हो, उसमें हालात ख़राब ना हो। तकलीफ़ इस बात की है कि ये जो आज हुकूमत बिल लेके आई जी, जिसको इन्होंने आनन फानन पास करवाया, हाँ। मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि तहरीक इंसाफ, नू लीग, पीपल्स पार्टी सारे एक पेज पे है इस बिल के ऊपर। तवातुर के साथ सदर जरदारी साहब जो मामला फहम है, जो आज़ादी इज़हार राय के चैम्पियन, उनके बेटे ने कहा जी ट्विटर खोल दें, ये कर दें, उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए, बिल पे साइन कर दिए। कह रही है जॉइंट एक्शन कमेटी, सहाफ़ी तंजीमें कह रही हैं कि सदर साहब एक दफ़ा हमें सुन तो लें, मिल तो लें, बात तो कर लें, हमारी बात तो सुन लें। उन्होंने कहा नहीं। ये जो रवैये होते हैं ना, ये रवैये इस बात की गमाजी होते हैं कि ये जब अपोजिशन में होते हैं तो उनको मीडिया और मीडिया के लोग बड़े अच्छे लगते हैं, और जब वो हुकूमत में होते हैं और उनके पल्ले कारकर्दगी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो फिर वो कहते हैं कि ये सोचो कि हमने मीडिया का गला कैसे दबाना है। क्योंकि ये मीडिया बोलता है तो जो तरक्की है वो तनज़ली में बदल जाती है, मीडिया बोलता है तो ये काम होता है। आप मुझे बताइए कि किस मुंह से कल पीपल्स पार्टी, उनके चेयरमैन, उनके लोग ये कहेंगे जी हम तो आज़ादी इज़हार राय के, कोई इक़्तिदार ताहयात रह जाता है। ये बात हम तहरीक इंसाफ के लोगों को भी कहते थे, फवाद चौधरी साहब को भी कहते थे,
اقتدار تایاد نہیں ہوگا. جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے تو پھر آپ ہمارے پاس آئیں گے میڈیا کے پاس کہ میری بات کرو, میری بات سنو. یہ بات ان حکمرانوں کو بھی سوچنی چاہیے. آپ نے پہلی دفعہ اقتدار نہیں دیکھا, اقتدار کی ہما کب سر سے اڑ جائے پتہ نہیں لگتا. آپ نے اس وقت جو کام کر دیا ہے, جو بل منظور کر دیا ہے, اور کسی سٹیک ہولڈر کو سنا نہیں, صرف لارے دیے, ہم آپ سے ڈرافٹ شیئر کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں صحافیوں گے. نے بھی کوئی دیر نہیں کر دی تھی, صحافیوں یہ نے بھی تو دیر کہا نہیں جا کی. رہا ہے. دیکھیں سیاسی طور پہ اب وہ ایک بندہ انگیجمنٹ کر رہا ہے, وزیر اطلاعات اور نشریات ملاقاتیں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم سے ڈرافٹ شیئر کریں گے, بات کریں گے, ہر چیز کریں گے. یک پتہ لگتا ہے پارلیمنٹ میں آیا اور قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی میں نہیں گیا. ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو میں اتنا تو مائلیج دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا حوصلہ تو کیا, انہوں نے کہا یار میں قائمہ کمیٹی میں بھیج دیتا ہوں, وہاں بیٹھ کے بات کر لو. اور اس قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں تحریک انصاف کے لوگ نہیں آئے, اب احتجاج کر رہے ہیں, اب کہہ رہے ہیں جی آزادی اظہار پہ قدغن لگ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سب ملے ہوئے ہیں کیونکہ میڈیا کا کام جو ہے بولنا وہ کسی کو پسند نہیں ہے. اب آپ بول نہیں سکتے, آپ کسی بات کو سامنے لا نہیں سکتے, آپ دل آزاری کے اوپر پابند سلاسل ہوں گے, آپ کسی اور چیز کے اوپر جو ہے وہ نہیں بول سکتے. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آج یہ جمہوری پہلوان, یہ سیاسی جماعتوں کے جو کارپوریٹ کمپنی کے سی اوز اور چیئرمین ہیں, آج نواز شریف صاحب کو نظر نہیں آ رہا, آج زرداری صاحب کو نہیں پتہ لگ رہا, آج فضل الرحمان صاحب تو بیچاروں نے ریکویسٹ کی کہ یار ان کی ایک بار سن لیں, نہیں سمجھ آئی کسی کو. تحریک انصاف صرف ٹوٹل پورا کر رہی ہے. یہ ویسے اچھا آپ نے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیچارہ لگایا. بیچارے ہیں نا, وہ بیچارے ہیں نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یار ان کی سن لیں. اچھا ہم امینڈمنٹ لے آتے ہیں, چیزیں لے آتے ہیں, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, لیکن بعد میں پتہ لگا صدر صاحب نے آنن فانن سائن کی اور وہ ٹھیک ہو گیا. یہ بیچارہ جو اتنے سارے لوگ بیچارے ہو گئے, چاہے وہ فضل الرحمان صاحب ہوں, بیچارے صرف صحافی ہوئے ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے اس کو بھگتنا اور جنہوں نے اس کے لیے لڑنا ہے. جی بالکل, میں ملک صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں. یہ ابھی کاشف صاحب فرما رہے ہیں کہ جی صرف صحافی جو ہیں وہ بیچارے ہوئے ہیں, لیکن کچھ سیاستدانوں نے بھی تو بیچارگی کا مظاہرہ کیا نا سر. نون لیگ والوں نے جو کرنا تھا وہ پہلے بھی, چاہے وہ کچھ اور آئینی ترامیم ہوں, چاہے وہ یہ والا بل ہو اس کے اندر ترمیم کرنی ہو, وہ تو سو انہوں نے کیا. لیکن جو تنقید کرتے رہے ہیں نون لیگ کے ان اقدامات کے اوپر, میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر کر رہی ہوں, میں دیگر جماعتوں کا ذکر کر رہی ہوں جن نے اس بل کے اندر ترمیم پر ان کو سپورٹ کیا ہے, سر وہ اتنے بیچارے کیسے ہو گئے, وہ اتنی بیچارگی کا اظہار کیوں کیا گیا ان کی جانب سے؟ بیچارگی جو ہے وہ لاچارگی کی حد تک آ گئی ہے. ہاں, اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے, کاشف صاحب نے تفصیل سے روشنی بنائی کہ پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ لیتی ہے. ہاں, تو میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو آج حیات ہوتی, جی ان کی پہلی چوائس صحافی بننا تھا. اور جب وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے صحافت کی ابتدا کر لی. پاکستان آئیں, پی ٹی وی پہ انہوں نے انٹرویوز بھی کیے ہیں, سٹوریز بھی فائل کی. ان کی جو سہیلی تھی وہ برطانیہ کی ٹاپ کی جرنلسٹ ہیں. تو آج وہ حیات ہوتی تو اپنے میاں کو یا خود وہ اس کے اوپر پارٹی کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہوتی. لیکن چونکہ اب یہ بل پاس ہو گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا تحریک پاکستان کے دوران, دا پریس اینڈ دا نیشن رائز اینڈ فال ٹوگیدر. آج قوم کا زوال ہوا ہے, صرف صحافت کا. صحافت کی تو پہلے ہی موت ہو چکی ہے, اور وہ صحافی پوچھ کے حکومت پہ تنقید کرتے ہیں. وہ حکومت نے بل ایک اتمام حجت پیش کیا ہے. یہاں پریس کلبوں میں پلاٹوں کا ذکر ہوتا ہے, صحافت کا ذکر نہیں ہوتا. بات صرف سے اتنی سی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایوب خان کے دور میں 1962 میں دنیا میں ورسٹ قانون آیا, پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس, اور قومیائے گئے. اس وقت بھی قدرت اللہ صاحب اور الطاف گو اور ایوب خان کے مشیر تھے, اور آج ورسٹ قانون ہے. آج میرے استاد محترم عرفان صدیقی ہیں, شہری رحمان ہیں, پرویز رشید ہیں, یہ صحافیوں کی ریلی میں بھی شریک ہوتے ہیں. تو استحصالی نظام کا پارٹ اینڈ پارسل ہم لوگ بھی بنتے ہیں, ہم صحافی بھی بنتے ہیں, ہم دانشور بھی بنتے ہیں. اب لٹریری فیسٹیول ہوں گے, وہاں پہ پی آر ہوگی. کسی پروٹیسٹ میں مجھے کوئی دانشور نہیں نظر آیا, کوئی وکیل نہیں نظر آیا. تو جب معاشرے میں صحافت کی موت ہو جائے تو ہوتا کیا ہے, کرپشن 3 چیزوں سے چیک ہوتی ہے, مضبوط پارلیمنٹ, مضبوط اور آزاد خود مختار عدلیہ, اور تیسرا ستون میڈیا. جب یہ 3 چیزیں کمزور ہو جائیں تو کرپشن کا راج ہوتا ہے. آج اس ملک میں کرپشن کے راج کی ابتدا کر دی گئی ہے, کیونکہ کوئی سٹوری جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار کے خلاف نہیں, چینی والے کے خلاف, تیل والے کے خلاف, پتی والے کے خلاف, ہاؤسنگ سوسائٹی والے کے خلاف کوئی خبر نہیں آ سکتی.
تو ظاہر ہے صحافت کی بھی موت ہوگی ٹھیک ہو اور گیا کرپشن کرا دو گی۔ بریک پہ جانا ہے، بریک سے آ کے نا ہمارا یہی ٹاپک ہے، بریک پر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اور یہ کوشش ابھی تو چلیں ہوئی اور اس میں حکومت چلیں کامیاب بھی ہو گئی، ویسے اس پہ کامیابی کا لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن چلیں جو وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے کر لیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ نون لیگ نے ابھی اپنے دور حکومت میں یہ کیا ہے، پی ٹی آئی کے دور میں بھی ایک ایسی اٹیمپٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ تب کیا ہوا تھا اور اب جو ہو رہا ہے اس میں مماثلت کیا ہے اور فرق کیا ہے، اس پہ بحث کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، سال ہے 2025 کا اور یہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ صحافیوں کے لیے بڑا بھاری ہونے والا ہے، کیونکہ صدر نے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پیکا ترمیمی بل جو ہے اس پر دستخط کر دیے ہیں اور اس کی توثیق کر دی ہے۔ اب اس کی جو کہتے ہیں نا کہ یہ لاگو ہو چکا ہے اور اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہت محتاط ہوتے ہوئے میں نظر آئیں گے، لیکن احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ اپنی جگہ جاری رہے گا۔ اور ایسا ہی احتجاج جب میں نے 2025 کا ذکر کیا تو 2021 میں بھی دیکھا تھا، اس وقت فواد چودھری صاحب کا زمانہ تھا۔ کیا ہوا تھا پہلے میرے خیال میں کاشف رفیق صاحب کی زبانی ہم یہ ساری سچویشن جان لیتے ہیں، پھر وہ اس سچویشن سے کس طرح سے مماثلت رکھتی ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ کاشف صاحب دیکھیں اسما، یہ جو پیکا ایکٹ آج بنا بل منظور ہو گیا، جی اس کی جدوجہد یا اس کی کاوش جو سی ہے وہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت سے مریم اورنگزیب صاحب نے اس کی داغ بیل ڈالی۔ صحیح۔ پھر تحریک انصاف کی حکومت آئی، بہت زور آور وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری، جو کسی کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، دل کرا کسی کو تھپڑ مار دیا، دل کیا کسی کو نوکری سے نکلوا دیا، دل کیا جو دل کیا انہوں نے کیا۔ انہوں نے 2021 میں یہ ٹھان لی کہ میں نے پی ایم ڈی اے کی ایک اتھارٹی بنانی ہے، اور یہ وہ جماعت تھی جو سوشل میڈیا اور آزادی اظہار رائے کے وہ بڑی چیمپئن تھی، پی ٹی آئی، اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے، ان کو پوری آشرواد تھی، آرگومنٹ دیتے تھے، صحافیوں کو تقسیم کروایا، اس کے اوپر پورا فائنینشل بھی انفلوئنس بھی یوز کیا اور یہ کام کر کے چلے گئے۔ سال 2021 اپریل یا مئی کی جو صورتحال تھی وہاں سے یہ کام شروع ہوا، ٹھیک، صحافیوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ آج کے حکمران یہ صحافیوں کے کیمپوں میں آتے تھے، ہماری تحریکوں میں چلتے تھے، اور اسی وقت 2021 میں اسی تحریکوں میں آ کے مریم اورنگزیب صاحبہ اس کو کالا قانون کہتی تھیں، بلاول بھٹو صاحب کیا کہتے تھے، سب نے یہ باتیں کی، شہباز صاحب کہتے تھے، شہباز صاحب خود نواز شریف صاحب، یہ سارے لوگ۔ اور اب کیا حسن اتفاق ہے کہ 21 میں اپریل مئی میں جب یہ موو شروع ہوئی تو 9 اپریل یا 10 اپریل 2022 میں ایک سال کے بعد تحریک انصاف کی حکومت عدم اعتماد کا شکار ہو کے گھر چلی گئی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، آج بھی صحافیوں کی تحریک شروع ہو چکی ہے، اور یہ جو تحریک ہے یہ رکے گی نہیں۔ یہ اس تحریک میں سول سوسائٹی ہوگی، وکلا ہوں گے، بار ایسوسیشن ہوں گی، تمام لوگ ہوں گے، اور اب جو بیچاری اپوزیشن پس رہی ہے تحریک انصاف، ہو سکتا ہے وہ تحریک انصاف بھی ہو، اب وہ تحریک انصاف کے لوگ بھی ہوں گے، چیزیں بلو کریں گی۔ میں صرف آپ کو فوڈ فار تھاٹ یہ دینا چاہتا ہوں، اپنے احباب کو یہ فوڈ فار تھاٹ دینا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے ہیں، تحریکیں شروع ہوتی ہیں، اور تحریکیں اگر طریقے سے چلائی جائیں تو پھر وہ حکومت کے خاتمے تک بھی چلا کرتی ہیں۔ اگر آپ موجودہ وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، آپ نے جو کرنا تھا کر دیا، ہمیں تو کوئی توقع نہیں ہے کہ آپ اس پہ دوبارہ بات کریں گے، عدالتوں کا راستہ تو ہم اختیار کریں گے ہی کریں گے۔ آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ اس زوم میں ہیں کہ آپ طاقت میں ہیں، آپ اکثریت میں ہیں، پارلیمان آپ کے ساتھ ہے، پاور کوریڈور آپ کے ساتھ ہے، تو اس طرح کا زوم 2021 میں عمران خان کو بھی تھا، لیکن پھر کیا ہوا، وہ سسٹین نہیں کر سکے۔ خدا نہ کرے آپ سسٹین نہ کریں۔ کاشف صاحب ایک سیکنڈ میرے خیال میں رک جائیں آپ، یہ نہ ہو یہ بھی پیکا ایکٹ کے تحت آتا ہو، یہ جو آپ تنبیہ کر رہے ہیں۔ میں تنبیہ نہیں کر رہا، میں تو حقیقت بتا رہا ہوں بھائی، پیکا ایکٹ کے تحت آپ نے ہمیں اٹھانا ہے اٹھا لیں، آپ نے ہمیں جیلوں میں ڈالنا ہے ڈال لیں، ہم نہیں ہوں گے کوئی اور ہوگا۔ سر آپ بھی پھر وکیل نہیں کر رہے ہوں گے نا، کچھ صحافیوں نے کہا ہے ہم نہیں ہوں گے کوئی اور ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ جب 5 سال کے بعد آپ کا اقتدار نہیں ہوگا پھر آپ کیا کریں گے، پھر آپ کس کو اپنی آواز بنائیں گے؟ کیا خوبصورت شہزاد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، بتائیں شہزاد صاحب۔ دیکھیں اب میرا تو دیکھیں نا، جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں ان میں سے کسی پہ بس نہیں چلتا، تو لے دے کہ کاشف رفیق میرے ہتھے چڑھ سکتا ہے، اس کے اوپر میں جتنی مرضی تنقید کروں مجھے کوئی نہیں اٹھائے گا، تو میں ان سے ہی شروع کرتا ہوں۔ But you never know, like ہو سکتا ہے کمپلین کر دیں۔ نہیں، میں کمپلین نہیں کروں گا، میں ایک سال کے لیے ہم آپ کو دیکھ ہی نہ پائے۔ یہ دیکھیں، یہ ابھی پھر مجھے بولنے کا موقع نہیں ملا، کچھ انہوں نے دبا لیا، کچھ آپ دبا رہے ہیں، تو یہ ہر طرف اسی طرح کی صورتحال ہے۔ یہ کل سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جی پہلوان ہیں یہ ساری سیاسی جماعتیں، او بھائی یہ درشنی پہلوان ہیں۔ درشنی پہلوان وہ ہوتے ہیں جو صرف دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، لڑائی لڑنے یا دنگل کے لیے نہیں ہوتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک لفظ ہے اردو کا، وہ کہتے ہیں پخ۔ اچھا، اب پخ بڑی دلچسپ چیز ہے،
जो गधा गाड़ी है जब वो जा रही होती है तो सम टाइम्स उसके साथ एक बच्चा जो होता है उसको ट्रेन करने के लिए उसके साथ बांध देते हैं। ठीक। तो वो गधा गाड़ी जब चल रही होती है तो वो जो नया रिक्रूट भर्ती होता है ना वो गधा गाड़ी में, तो वो भी समझ रहा होता है कि ये सारी गधा गाड़ी का बोझ जो है ना मैंने उठा रखा है। तो ये जो सहाफत की पाक है ना, हम आज तक यही समझते हैं हम बड़े बड़े जनाब कोई इसमें स्टेक होल्डर हैं, हम सिस्टम में तब्दीली ले आएंगे, हमारे साथ फलाना भी आ जाएगा, हमारे साथ। ओ भाई अपनी लड़ाई आप लड़नी पड़ती है। सिविल सोसाइटी कौन सी बार, मतलब इस वक्त बार के अंदर जितनी बड़ी तकसीम है, जितनी बड़ी तकसीम अदलिया के अंदर है, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और की तरफ देखना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम ये काशिफ रफीक का हुस्न ज़ान है, कहते हैं जब 5 साल बाद वो चले जाएंगे, इसका मतलब वो अभी भी उनको 5 साल दे रहे हैं। तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अभी कह रहे हैं कि वो पिछले वाले की 1 साल में चली गई, इसको वो इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो इतने जुल्म और सितम के बावजूद भी 5 साल दे रहे हैं। पार्लिमान 5 साल, पार्लिमान 5 साल। इमरान खान साहब घर गए थे, आपने ये कहा कि 5 साल बाद जब इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, देखिए आपने कहा 5 साल बाद जब इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। गुजारिश ये है पार्लिमान की मुद्दत 5 साल। आपकी मोहब्बत खत्म ही नहीं हो रही, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मोहब्बत खत्म हो जाए। थी ना है ना रहेगी। इस एक्ट में तरमीम के बावजूद नहीं हो रही, तौसीक हो जाने के बावजूद नहीं हो रही। अगर तहरीक इंसाफ, अब तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है? पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी तो खुद नून लीग के साथ मिलकर कदगन लगा रही है, तहरीक इंसाफ किधर जाएगी? ये मेरे ख्याल में कुरैशी साहब आप बता दें, कुरैशी साहब आप बता दें इसका जवाब। जो काशिफ रफीक साहब ने कहा उस बात को एक मिसाल से मैं साबित करूंगा। जी जी। मुख्तार सकफी का सर काट कर मरवान के दरबार में लाया गया, तो एक तारीख को जानने वाला बूढ़ा खामोश रहा। तो उन्होंने कहा सब लोग तालियां बजा रहे हैं कि दुश्मन इस्लाम, दुश्मन अवाम मारा गया, आप खामोश तुम हैं। खुश खामोश हो। उसने कहा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर इसी दरबार में ज़ैद के सामने लाया गया और सब ने नाउज़ बिल्लाह कहा कि दुश्मन इस्लाम, दुश्मन अवाम मारा गया। जब ज़ैद का सर काट कर मुख्तार सकफी के दरबार में लाया गया तो सब ने कहा दुश्मन इस्लाम, दुश्मन अवाम मारा गया। ज़ैद का सर जब काट के लाया गया मुख्तार सकफी पे, तो उस वक्त भी लोगों ने कहा, और अब मुख्तार सकफी का सर काट कर मरवान साहब आपके दरबार में लाया गया, ये सारे लोग यही कर रहे हैं, कल आपका भी सर काट कर इसी दरबार में लाया जाएगा और ये लोग यही करेंगे। तारीख से सीखें, तारीख से सीखें कि भाई आपने क्या करना। जब आप इक़्तिदार में नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? यही लोग होंगे, यही जो है वो सनाख्वान होंगे जो कहेंगे, यही दरबारी होंगे जो कहेंगे कि जनाब वो तो बड़े जालिम थे, बड़े चोर थे, डाकू थे। फिर पीका एक्ट उन पे नाफज नहीं होगा, आपके लोगों के ऊपर नाफज। और आज इस पीका एक्ट के तहत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई आदमी खलीफातुल मुस्लिमीन से पूछने की जरूरत नहीं कर सकता कि आपने 2 कपड़ों से कैसे कुर्ता बनाया है, कि कैसे आपने 2 कपड़ों से लंबा कुर्ता बना दिया, इसलिए कि उसकी तौहीन होगी। उसकी इज्जत में ये लिखा हुआ है कि किसी की इज्जत कम हो, किसी की तौहीन हो, उसके बारे में नफरत पैदा हो। वो तो याद है खलीफा ने अपने नौकर को बताया कि जनाब इसने मुझे चादर दी और मैंने लंबा कुर्ता बनाया। तो इस बात की अब कतई तौर पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आप खलीफातुल मुस्लिमीन को नहीं पूछ सकते कि जनाब आपने ये 2 चादरों से कुर्ता कांस बनाया, आप कैसे की तो 1 चादर थी। ये वो सूरत हाल है जो हुक्मरानों को सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए, लेकिन बाद में मियां नवाज शरीफ साहब ने जब दहशतगर्दी का कानून बनाया तो एक आदमी जफर अली शाह ने मेरी मौजूदगी में कौमी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के बेसमेंट में कहा कि मियाँ साहब ये कानून ना बनाओ, ये आप पे लगेगा। वही कानून जनाब जी अटक के किले में मियां नवाज शरीफ पर 14 साल कैद सजा उसी कानून के तहत हुई। तो क्यों नहीं समझते हुक्मरान, लोगों को आज़ादियाँ दो। मैं तो इतनी गुजारिश करूंगा कि ये आपके फायदे में, जब आपने मुद्दत पूरी कर ली या करीब है, अब उसके बाद क्या होगा? ये असम्बली के लोग दूसरी तरफ बैठे होंगे और इसी पीका एक्ट। देखिए एक तो जुल्म की बात है, कोई भी सरकारी मुलाजिम तनख्वाह इस बात की लेता है कि सहाफ़ियों को अवाम को फंसाना कहना है, उन पर जुल्म कैसा करना है, जबर कैसा करना है, उनसे पैसे कैसे बटोरने हैं, जबकि हकीकी तौर पे अवाम को सहूलत देना, उनके लिए मौके पैदा करना, उनकी मदद करना, ये उनका बुनियादी तौर पे फ़र्ज़ है जो अदा नहीं करते। ये फ़र्ज़ अदा नहीं किया जा रहा। मैंने कुछ नहीं कहा, ये जितनी बातें की हैं ये इन्होंने की हैं। ये वदूद साहब का नाम लिखिएगा, मेरा नहीं है इसमें कोई। ठीक है, बस देखने वाले देख रहे हैं और पता नहीं अब कौन कौन कहाँ देख रहे हैं और इसके बाद क्या होता है। मैंने कूफा की बात की, हम तो कूफा में नहीं बैठे हुए। मलिक साहब मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। वदूद साहब कह रहे हैं हम कूफा में नहीं बैठे हुए, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ आज़ादी है या नहीं अभी भी? बस कुछ ना कुछ आज़ादी से तो बात नहीं बनती ना।
आज़ादी का जो ख्वाब देखा गया और वो फिर मंटो के अफसाने, नया कानून और फैज़ साहब के जो वो एडिटर थे, जी जी और उन्होंने कहा निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन चली है रस्म जहाँ कोई सर उठा के ना चले, उस मकाम से हम आगे बढ़ ही नहीं सके। अंग्रेज का ही दौर है। दफ़ा 144 ये असम्बली नहीं ख़त्म कर सकी। डिफेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान हो गया, अंग्रेज के कानून ख़त्म नहीं। मैं प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा, अंग्रेज के कवानीन में आपको बताऊं वो ख़त्म नहीं। इस मुल्क में मजदूर और किसान और आम मेहनत कश के लिए रिलीफ देने के लिए ना रातों रात असम्बली का इजलास होगा, ना दोनों ईवान से मंजूर होगा, ना सदर मुमलिकत उसके ऊपर फौरी तौर पे तौसीक करेंगे। तो ये सारे जो कवानीन हैं ये ताकतवर अशराफिया के लिए हैं। और सर, जो लोग ये बता देना, सारे मुलव्वस हैं, सारी पार्टीज, आपको लगता है कि इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी थोड़ा सा ताखीर कर दी सदर साहब से रिक्वेस्ट करने में कि जी आप साइन ना करें? देखिए, अब तो कोई शक की गुंजाइश नहीं रही कि जो उन्होंने स्टैंड मदरसा रिफॉर्म पे लिया है वो मीडिया पे नहीं लिया। Yes, तो very ये true. मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये भी इस कानून से क्यों खुश हैं, हाँ. क्योंकि इन पे से सवाल होता है और ये सवाल की इजाज़त नहीं देना चाहते ना। तो सवाल करना, जहाँ जुर्म वदूद कुरैशी साहब ने ये जो वाक़या सुनाया, हम लोग रोज़ यूनिवर्सिटियों में बताते हैं, लेकिन हम असल बात नहीं करते कि जिसने सवाल पूछा हज़रत उमर से वो घर जाके सोया भी, वो मिसिंग पर्सन भी नहीं हुआ, वो जॉबलेस भी नहीं हुआ। ये बात हम क्यों नहीं बताते? तो इसलिए नाम रख देने से कि ये इस्लामी जमहूरिया ये है, तो ये मन्नू भाई मरहूम ने कहा था कि 1947 से पहले हिंदू और मुस्लिम दो कौमें थीं और 47 के बाद अमीर और ताकतवर पाकिस्तानी और गरीब अवाम दो कौमें, ये दो कौमी नज़रिया हम 1947 के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब ये वफादारी का हल्फ उठाते हैं कि हम आइन को, अवाम के हकूक़ को प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसके ऊपर कौन सा सादिक और अमीन का ठीक हो कानून गया, बन गया? ठीक हो गया। ताहिर साहब साहब ने एक बात की है ना कूफा की, तो मैं जब लाहौर जाता हूँ और हसन निसार साहब को मिलता हूँ तो वो पहला फिक्रा ये कहते हैं तू कैसे आ गया कूफा से। अब बाकी फैसला डॉक्टर साहब खुद कर रहे हैं। चलें जी, जब तक ये फैसला होता है मेरे ख्याल में हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं नैब के हवाले से बड़ी खबर, इनफैक्ट मलिक रियाज साहब के हवाले से एक बड़ी खबर, उसको हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। नैब के हवाले से खबर यह है कि मलिक रियाज के गिर्द उन्होंने घेरा तंग करने का इरादा जो है, जो जाहिर किया जा रहा था, अब उस पर अमल भी कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि मलिक रियाज को दुबई से वापस लाने के लिए FIA को ख़त भी लिख दिया गया है। अब इस पर फर्दर क्या हो रहा होगा ये इसको तो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रा पूछ लूँ अपने पैनलिस्ट से कि मैं नाम भी ले सकती हूँ मलिक रियाज साहब का कि नहीं? और मेरे ख्याल में ये इसके जो बेस्ट आंसर है ना वदूद कुरैशी साहब, वो आप दे सकते हैं। नाम ले सकती हूँ सर मैं? उनका नोटिस वोटिस तो नहीं आ जाएगा मुझे कोई? आसमा इकबाल साहब, यकीनन आप नाम नहीं ले सकते क्योंकि इस आर्डिनेंस में लिखा किसी आदमी की कानूनी तिजारत के बारे में आप तनकीद नहीं कर सकते, इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो देखिए मलिक सर मैंने रियाज कोई साहब, इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने नैब का कहा है कि जी नैब की तरफ से ही आया है कि उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग हो रहा है। वैसे भी बीप बीप लगा लेंगे ना हम इस पे। जिशान साहब बैठे हैं हमारे बात यह है कि प्रोड्यूसर। मलिक रियाज साहब के पास 3 मुल्कों के पासपोर्ट होंगे। ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में गुलाम मुस्तफ़ा खर लंदन चले गए, इन्होंने उनके नोटिस निकलवाया, वहाँ पर गई, वहाँ पर इंटरनेशनल पुलिस की, गुलाम मुस्तफ़ा खर अंदर से गए, उनका जी मेरे पास तो इंडियन पासपोर्ट है, जाली है, सही था। उसके बाद वापस आकर पाकिस्तान को लिखा कि वो आपका शहरी नहीं है। अब मलिक रियाज साहब के पास 3 मुल्कों के पासपोर्ट उठाए हैं, तो पाकिस्तान में कैसे उनको भेज सकते हैं? उस इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उस मुल्क को आप डिपोर्ट कर सकते हैं जिस मुल्क का वो शहरी हो। नंबर 1। नंबर 2 कि मलिक रियाज के कारोबार देखें, वो फौज के साथ भी वो लेन देन कर रहे हैं, कारोबार है तो कानूनी कारोबार है। कानूनी कारोबार के ऊपर तनकीद करना, अब आर्डिनेंस नाफिज हो चुका है, सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं, लिहाजा आप उसका अगर नाम लेंगे मलिक रियाज साहब अथॉरिटी बन जाएगा, इस अथॉरिटी में करेंगे। इसी अथॉरिटी का जो ट्रिब्यूनल आपको बुलाएगा और आपको 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना करेगा, और अगर मेहरबानी भी करेगा तो 15 लाख कर देगा। अल्लाह ना करे। शहजाद साहब कोई आप ही मेरी हेल्प करें, मुझे नहीं जाना सर अभी इधर। देखिए, मुझे तो आपके पैनल पे बिल्कुल भी ज़रा सा भरोसा नहीं है। ये जो मलिक पी जिनके नाम पे पी करने की है, तो मेरे नज़दीक उस पर बात हमें नहीं करनी चाहिए। मामला ये है कि रूही कुंजाई साहब ने एक बड़ा अच्छा मिसरा लिखा था। उस मिसरे की खासियत ये है कि उससे पहले और उसके बाद आप जो मर्जी लगा दें शेर पूरा हो जाएगा। वो मिसरा है, हालांकि इससे फ़र्क तो पड़ता नहीं कोई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारे मुल्क की अशराफिया है, अल्लाह उनको ऊपर ऊंचे दर्जात में हमेशा रखे, उनको कोई नहीं पूछ सकता, ये अनटचेबल्स हैं। और मेरी बदकिस्मती, मेरे तो बचपन से ही मलिक साहब जो हैं, मलिक रियाज साहब, मैं उनका नाम ले सकता हूँ कि मेरे आइडियल हैं वो।
तो मैं बन नहीं सकता, मेरी थोड़ी सी आप कमज़ोरी समझ लीजिए कि मैं उस रुतबे तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं किसी तरीके से बन पाता। लेकिन इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। आपको अगर लगता है कि FIA कोई सीरियस एफर्ट करेगी, इससे कुछ होगा, मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात यह है कि अगर ये बात किसी गवाही से मशरूत है हाँ। तो वो नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि वो जो मलक रियाज साहब हैं, अगर वो गवाही देंगे तो फिर पूरी देंगे या फिर बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक हो गया। मैं काशिफ साहब आपकी तरफ आऊँगी। नैब के पास तो इख्तियार नहीं है ना कि वो किसी इश्तिहारी को मुल्क में वापस ला सके। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, नैब के पास वाकई इख्तियार नहीं है। हाँ, इसीलिए नैब ने FIA को लेटर लिखा है कि वो अपना प्रोसेस इनिशिएट करे, इंटरपोल को कहे, जिस तरह भी कहे, उनको एक बंदा मतलूब है, उसको वापस लाने के लिए जितने असबाब हैं, जितने तरीकाकार हैं, उसको अडॉप्ट करे और हुकूमत की कॉन्सेंट के साथ अडॉप्ट करे। ये इसी तनाजुर में नैब ने जो है वो FIA को खत लिखा है। और आज एक और जो डेवलपमेंट हुई है कि DG FIA को भी तब्दील कर दिया गया है। अब खुदा जाने कि वो उसके पीछे मलक रियाज साहब का केस एक्सपीडाइट करना है, वो जो गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन गए हैं उनका मामला है, क्या मामला है। लेकिन बहरहाल मलक रियाज साहब के गिर्द ग्रेजुअली घेरा तंग हो रहा है। और मलक रियाज साहब ने जो बड़क मारी है ना कि जी मेरे पास 25-30 साल का राज है, रिकॉर्ड है, अब वो रियाज और रिकॉर्ड देंगे तो मलक रियाज साहब के साथ कोई आसानी का मामला होगा। और ये मुतालबा सिर्फ एक जगह पे नहीं है, ये मुतालबा सिर्फ एक जगह से नहीं है जी सर। ये 25-30 साल का रिकॉर्ड और राज जो है उनको नशर करने, मंजर आम पे लाने का मुतालबा तो उनकी तरफ से भी है जिनके बारे में वो ये तासुर दे रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही नहीं दे रहा तो मेरी ये सारा काम करा। अब तो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि लेके आए सबके कच्चे चट्टे बाहर, अगर मुझे अरब 2, 4, 5 अरब दे के सजा हुई है तो बाकियों को भी पता लगे किस किस को कैसे कैसे खिलाफ कर लें। देखिए वीडियोस इसलिए थोड़ी बात ये है, वो तो यही चैंपियन बन रहे हैं ना कि जी मैं इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दे रहा तो मेरे साथ ये काम हो रहा है। हाँ। तो फिर ले आए बाकी सबके भी रिकॉर्ड। हम तो चाहते हैं ले आए रिकॉर्ड, पता तो लगे ना कौन दूध का धुला है यहाँ पे और कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कोई उनके ऊपर एहतसाब हो ना हो। मैं वापस आती हूँ रिकॉर्ड तो हो ना। मैं वापस आ जाती हूँ आपके पास। शहजाद साहब, आप मुझे ये फरमा दीजिए कि ये फिर बानी का नाम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं मलिक साहब जो हैं, या आपको लगता है कि नहीं वजूहात कुछ और हैं जिस वजह से वो नहीं ये सारी चीज़ें जो है सामने रख रहे हैं? जो बानी हैं उनका नाम इस वक्त चूंकि बिक रहा है और लोगों का जो उस तरफ एक रुझान है उससे फ़ायदा उठाने की एक कोशिश हो सकती है। लेकिन कोई भी कारोबारी आदमी जो लेन देन करके आगे बढ़ने पर यकीन रखता हो वो अमूमन इसी किस्म के होते हैं। उनको पता है कि ये आज एक अफसर है, आज एक निज़ाम है, कल ये नहीं रहेगा, मैंने यहीं रहना है, तो मैं किसी ऐसे आदमी का नाम क्यों लूँ जो कल को मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है। असल जो न्यूसेंस वैल्यू है किसी भी आदमी की वो इसलिए होती है कि वो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ये नहीं देखा जाता कि वो आपका क्या फ़ायदा कर सकता है। कोई आदमी नुकसान पहुंचा सकता है। अब किसी ने कराची और लाहौर में घर लिए हैं, किसी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान पैसे लिए हैं, किसी ने हीरे की अंगूठियाँ ली हैं, तो इस हमाम में तो वो सारे के सारे एक जैसे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस पे कोई सीरियस, क्योंकि अगर पूरा निज़ाम आप नंगा करना चाहते हैं तो फिर उसके बाद तो किसी को भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं तो और लोगों का नाम भी नहीं ले सकता, इनका भी मैंने नाम नहीं लिया, एवं इशारे शूरे किए हैं, तो मैं तो अपनी तरफ से बड़ी बचत करने की कोशिश है जी। अब मुझे तो लगता है कल से आप जो है पीका के हक में ना दिफा करना शुरू कर दें। देखें अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ हूँ। आप किसके साथ हैं ताहिर साहब? आप नैब के साथ हैं, मलिक साहब के साथ हैं? जेड़ा जीते होंगे ना। मैं मलिक साहब आपसे सर अर्ज कर रही हूँ, आप फरमा दीजिए किसके साथ हैं आपको लगता है कि स्टेप्स लिए जा रहे हैं नैब की जानिब से, जिस तरह से लेटर लिखा गया है, रिक्वेस्ट की गई है FIA से, इस पर कुछ हो भी रहा होगा? मेरा ख्याल है कि जो रियाजत है मलिक रियाज साहब की वो काफ़ी ज़्यादा है। वाह वाह, और रियाज उनको से रियाजत, क्या बात है सर। तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद पाकिस्तान के जो इंटरपोल के रेड वारंट होते हैं वो नवाज शरीफ केस में और वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के केस में और वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के केस में, उनको क्योंकि बाहर के ममालिक ये समझते हैं कि यहाँ विक्टिमाइजेशन है, यहाँ झूठे मुकदमात बनते हैं और बनते भी हैं। और जहाँ तक नैब की बात है, नैब जो है वो जो मुकदमात बनाता है और जब डील हो जाती है तो वो कोर्ट में बयान दे देता है कि तो मुकदमा ही गलत था और हम शर्मिंदा हैं इस पे। तो उनकी कोई एक ज़बान नहीं है। जो आने वाले दौर में सेटिंग होगी, माजी के बहुत सारे चेयरमैन जो हैं वो मुस्तफीज़ होते रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मेरे लिए अलमिया ये है कि मलिक रियाज साहब से हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान के जो चंद बिलियनेर हैं उनमें, अब उनके कारोबार में अगर कोई शफाफियत नहीं है और मेल प्रैक्टिसेस हैं
تو پاکستان کے 10 تحقیقی ادارے وہ تحقیق کیوں نہیں کر سکے؟ اور اب وہ پیسہ جو دبئی میں انویسٹ کر رہے ہیں، کیا یہ حق نہیں تھا کہ ہمارے ملک میں وہ انویسٹ کرتے، یہاں روزگار ہوتا، یہاں معیشت میں بہتری آتی؟ کیا چائنا کے جو بلینئر ہیں وہ چائنا سے باہر جا کے انویسٹ کرتے ہیں؟ کیا انڈیا کے جو بلینئر ہیں وہ انڈیا سے باہر جا کے؟ یہ ہمارے لیے شرم کا رشوت مقام ستانی ہے۔ نہیں ہے سر. وہ ملک صاحب سے جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ پاکستان میں کیوں نہیں کر رہے، وہاں اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس آپ نے لگائے اور اب آپ یہاں آ کے بیٹھ گئے، تو نے کہا کہ وہاں رشوت ستانی اتنی ہے، مجھے تنگ ہی اتنا کیا گیا ہے، وہاں تو کام ہی نہیں کرنے دیتے، تو میں پھر وہاں کیسے پروجیکٹس لگاؤں سر؟ یہ تو ہے کہ آپ کے اسٹوڈیو کے نیچے جو بھیک مانگنے والا کھڑا ہے وہ بھی پیسے دے کے وہاں کھڑا ہوتا ہے، اچھا مجھے اور ریڑھی والا بھی. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ ملک صاحب نے کہہ دیا. جہاں تک یہ کہ وہ آئیں گے ان کے پاس بھی بڑے ثبوت ہیں. قوم کی اخلاقی سطح ہوتی ہے. اس قوم نے مہران بینک سکینڈل میں لوگوں کے نام آئے، سیاستدانوں کے ساتھ صحافیوں کے بھی نام آئے. پھر اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں پاناما لیک آئی، یہاں پہ کتنے ایسے دبئی لیکس آئی، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایک سابق چیف جسٹس کے بیٹے جو ہیں وہ ملک ریاض کے کریڈٹ کارڈ سے پوری دنیا گھومتے رہے، اس وقت ان پر کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہاں پہ کسی بستی میں ہوگی سچ کی حرمت، یہاں انصاف سے قاتل بڑا ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، یہ کیا جو بات ابھی ہے. آپ نے ملک صاحب کے بیان کا حوالہ دیا تو میں یہ کہہ دوں کہ کی اس نے میرے مرنے کے بعد جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا. اب وہ دبئی جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہے. نہیں، میں تو یہ ڈاکٹر ودود قریشی صاحب نے بڑا ایک بنیادی سوال اٹھایا تھا اسی حوالے سے جب آیا کہ ایک اعلیٰ ہمارا دفاعی ادارہ ہے بحریہ، اس نے اپنا نام ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کو دیا. کیسے دیا؟ اس سے بڑا کون سا سکینڈل ہے آپ یہ بتائیں؟ سر کافی سالوں پہلے یہ معاملہ اٹھا بھی تھا نا، ودود قریشی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ودود صاحب یہ اٹھا بھی تھا نا، ایک شخصیت تھی جن سے بعد میں ملک صاحب کی بڑی دوستی بھی ہو گئی تھی، لیکن جب معاملہ خراب تھا تب انہوں نے کہا تھا جی واپس کریں یہ نام، آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بحریہ کا نام جن صاحب کو دیا گیا بڑی دلچسپ کہانی ہے. ہاں جی، وہ بحریہ میں نمبر 2 تھے، جاوید صاحب ان کا نام ہے، اور وہ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں. آج ان کا برا بلا بھی کہتے ہیں. اور ان کا جو سالہ ہے، ان کا جو ان کی بہن کا جو خاوند ہے وہ بحریہ کا 10% کا وہ پارٹنر تھا. اس کو کیسے پارٹنر ملا؟ چودھری کو کیسے ملا؟ بات یہ ہے کہ ملک ریاض کے خلاف کچھ بھی نہیں ہونا، یہ صرف دکھاوے کی بات ہے. ملک کو بھی بتایا گیا ہے کہ تم یہ بات کر کے تاکہ توجہ دوسری طرف مبذول کروائے. یہ ملک کو دیکھیں، ملک کو اگر وسط کم وسط بھی ہو تو ملک نے پاسپورٹ افریقہ کا نکال دینا ہے، جرمنی کا لے آنا ہے، تو آپ کو کر ہی نہیں سکتے. آپ کے راولپنڈی ڈویژن کے جو نون لیگ کے پارلیمنٹیرین ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ مل کے بزنس کر رہے ہیں. اور سابقہ چیئرمین نیب، جب چیئرمین نیب تھے تب بھی ان کے یہاں رہتے تھے، اب بھی ان کے یہاں رہ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ صرف دکھاوا ہے اور لوگوں کو ایک طرف لگانے کی بات ہے. لیکن اگر ہونا چاہیے کہ کوئی حقیقی آدمی آئے، لوگوں کو پکڑے، قومی دولت ان سے واپس لے، کرپشن ختم ہو. دیکھیں یہاں پر آپ 40 فٹ کا سریا کھڑا کر کے اس کے اوپر ایک لال کپڑا ڈال دیں، ایئر فورس والے چلے جائیں گے، یہ اتنا اونچا ہے طیارہ ٹکرا جائے گا. ایک پارٹی CDA والے آ جائیں کہ جناب آپ نے کمپلیشن لی ہے نہیں ہے، اس کے بعد ہیلتھ والے آ جائیں کہ جناب یہ لوگوں کے اوپر گر سکتا ہے. آپ یہاں تجربہ تو کر کے دیکھیں، ایک سریے 2 کھڑے کر کے لال کپڑا ڈالیں، آپ کو پیسے لے، پولیس کا SHO آ جائے گا، یہ جناب آپ نے کیوں لگایا ہوا. تو یہاں کاروبار تو کرنے کی کوئی آزادی ہے ہی نہیں نا. ہر آدمی پیسے، پھر کئی صحافی پہنچ جائیں گے، ہاں جی آپ نے کب خریدا تھا، آکشن کب ہوا تھا، میں خبر لگا دوں گا. اب یہاں پر اس معاشرے میں دیکھیں قوم کو ایک سمت میں جانا ہے، اس کے لیے کچھ اقتدامات کرنے پڑیں گے. سیلف لیس آدمی یہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، سیلف لیس آدمی یہ کر سکتا ہے. اور نیب جو ہے ابھی موجودہ، وہ اس کے جو سربراہ ہیں یا جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں FIA، وہ یہ نہیں کر سکتی. کاشف صاحب نہیں، دیکھیں نیب نے تو اپنا ایک ایکشن لے لیا کہ FIA سر کہہ رہے ہیں دکھاوے کے لیے لیا. دیکھیں یہ تو اب آنے والا وقت ثابت کرے گا. آپ کو لگتا ہے ان کو لایا جائے گا پاکستان؟ میں ذاتی طور پچھلے وقت کا بتا دیں، پچھلے وقت میں نیب نے جو دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اب تک اس ملک کے ساتھ جو سیٹ پیٹرن رکھا گیا وہ یہی تھا کہ جس نے حکومت سے نکلنا ہے اس نے اداروں پہ تنقید کرنی ہے، پھر اس نے ایک موبلائزیشن کرنی ہے، منورنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے تمام کیسز معاف کرانے ہیں اور پھر آگے اقتدار پہ بیٹھ جانا ہے. آج تحریک انصاف کا بھی یہی موٹیو ہے اور یہی طریقہ کار ہے. اس ملک میں طے کیا گیا، سیاستدانوں نے کہا، شاید خاقان عباسی جیسے سیاستدان نے کہا نیب کی موجودگی میں ملک نہیں چل سکتا. بیوروکریٹس نے کہا نیب ہمیں تنگ کرتی ہے، ہم نہیں چلا سکتے ملک کو. یعنی کہ آپ نے کہا کہ احتساب کو ختم کر دیں، آپ کرپشن کے اوپر بات نہیں کریں. اب یہ ایک تھاٹ
माशरे में फैल गई है कि आप जो मर्जी कमाएं, जैसे मर्जी कमाएं, लेकिन आप एक पोर्शन ऑफ अमाउंट ये रख दें कि आपने लोगों को सेटल कैसे करना है, लोगों से अपनी जान कैसे छुड़ानी है। यही फार्मूला लगा के मलक रियाज साहब खरबोपति बन गए और उसके बाद अब वो कहते हैं जी मैं दुबई जाऊंगा और मेरे साथ मुल्क में ये हो गया और वो हो गया वो हो गया। जब तक इस पाकिस्तान में बिल्कुल रूथलेस किस्म का एहतसाब नहीं होता, कोई ऐसा सेटअप नहीं बनता, कोई ऐसी बात नहीं होती, तो ये जितने भी कब आर्गुमेंट तक देंगे नहीं होगा ये भी बता देखिए, देना। यही तो अलमिया है कि कुछ लोगों को जिन्होंने क्योंकि इससे लगा इस लेटर से कि शायद होने जा रहा है ये हजूर इंसाफ। जिन्होंने ये सारा काम करना है वो सारे कहते हैं जी पार्लिमान सुप्रीम है, नंबर गेम है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि जिन्होंने ये करना है उनके वीडियोस हैं मलिक साहब के पास। जी वीडियोस को छोड़े, वीडियोस को कैसे छोड़ दें उन्होंने सर, कानून साजी करवा दी, गेम है सारा। कानून साजी करवा दी ना पार्लिमान से। जी सर। साफी बोले ना, साफी बोले ना, एक वीडियो। वकील दलाइल ना दे, जज फैसला ना सुनाए, बेंच उनकी मर्जी का हो। तो ये सारी की सारी चीजें जो सी हैं वो एक डायरेक्शन में इसलिए लेके गए हैं ताकि जो हमने माजी में कमा लिया खा लिया उसके ऊपर कोई बात ना करे। आने वाली हमारी नस्ल को इतनी जरूरत ही नहीं है, वो अपना मौज मस्ती करे और सियासत करे, बस कोई मसला नहीं है। ठीक है शहजाद साहब, जरूर कहिए और फिर इसमें मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जिस मुल्क में इस वक्त मौजूद हैं यूएई में, वहाँ से भी कोई उनको वो किया जाएगा, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि जो काम वो कर रहे हैं वहाँ की हुकूमत, वहाँ के हुक्मरान, वहाँ के जो लोग हैं वो बड़े खुश हैं उनके काम से। अच्छा देखिए, ये तो वही लोग बता सकते हैं जो वहाँ पे बैठे हैं कि वो खुश हैं या नहीं है। मैं आपको एक बात बताता आपको लगता है नहीं है खुश? हमारी आप तक भी नहीं तो सर नहीं खबरें आती हैं मुझे ना। लगता है कि वो खुश हैं। उसकी वजह अच्छा। ये है कि जो आदमी वहाँ पे पैसे लगा रहा है, वहाँ पे तामीर तरक्की का काम कर रहा है, उनको क्या तकलीफ है? वहाँ अगर कोई बंदा पैसे लगा रहा है तो उनको क्या मसला है? हाँ। मसला तो हमें अच्छा बंजर ये जो जमीन पे इतनी है खूबसूरत अभी- हाउसिंग सोसाइटीज बना रहा है तो फिर क्या तकलीफ? अभी सर, जो पूछिए। काशिफ बात कर रहे हैं ना, काशिफ जी मेरा सर। भाई जो है ना, ये बड़ा खुशगुमान आदमी है, लोगों से अच्छी उम्मीद रखता है। पॉजिटिव है। मैं आपको एक बात फ्रैंकली बता दूं, मिन असल कौम हम बिल्कुल एक मुनाफिक लोग हैं। हम ये चाहते हैं कानून, आइन, इंसाफ ये दूसरों के लिए हो। मेरे ऊपर उस कानून, शरीयत, इंसाफ का निफाज नहीं होना चाहिए। मैं रज के करप्शन करूं, मुझे कोई ना पूछे, लेकिन काशिफ को पूछ लें, डॉक्टर साहब को पूछ लें, मलक साहब को पूछ लें। हमारा इंसाफ कानून का जो नज़रिया है हमारे लोगों का वो इस तरह का है। जब तक हम इस मुनाफिकत से बाहर नहीं आएंगे, यहाँ पे कोई आदमी इंसाफ नहीं चाहता भाई, हर आदमी सिलेक्टिव इंसाफ के हक में है। हर आदमी ये चाहता है कि मुझसे ना पूछा जाए, बाकी सारी दुनिया बाकी से सबसे पूछ पूछें। लें। तो जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, ये बातें हैं दीवाने की बड़ है, या आप इसको ख्वाब कहने, हम इस तरह के ख्वाब देखते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कौम हम कोई उस तरह का ऑथेंटिक हमारा कोई निज़ाम सिस्टम है नहीं। कोई हमने शेर डंग डपाव सुनाएं किया है। इस पे कोई शेर सुनाएं। फारूकी साहब इनकी बड़ी कलेक्शन है जी। नहीं, मेरा तो कोई खास नहीं। वो एक शेर उनका है ना कि यहाँ उल्टा लटकोगे तो सीधा नजर आएगा। हसन निसार साहब का एक मिसरा है इस हवाले से। तो वो ये है कि अच्छा, इस शहर आसेब में आंखें ही काफी, आंखें ही नहीं काफी, बाकी भी पूरा कर देना। उल्टा लटकोगे तो सीधा नजर आएगा। तो हम सारे लोग जब तक उल्टा नहीं लटक जाते उस वक्त तक हमें सीधा नजर नहीं आएगा। और दूसरी बात यह कि हम सीधा देखना ही नहीं चाहते, हम सिर्फ सिलेक्टिव चीजों पर नजर रखते हैं, बाकी चीजों को नहीं। हमें सीधा दिखता भी वही है जिसमें हमारा अपना फायदा होता है। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया, आप तमाम साहिबान हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ रफीक साहब, शहजाद अनवर फारूकी साहब, ताहिर नईम मलिक साहब और डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब जी तशरीफ रखते थे हमारे स्टूडियो में। गुफ्तगू आपने सुनी, कल मिलते हैं दोबारा आपसे।